सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। डस्का का इलेक्शन कांटे की तरह फंस चुका है, ना ये निगला जा पा रहा है और ना ही ये उगला जा सकेगा। इसमें जो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है वो कंट्रोवर्सी एक ऐसी है कि जिसको ऑपोजिशन जैसे 2.5 साल से आरटीएस सिस्टम की कंट्रोवर्सी के ऊपर ऑपोजिशन सियासत कर रही है। अब प्रिजाइडिंग अफसरान के कई घंटों तक गायब हो जाने की कंट्रोवर्सी पर ऑपोजिशन अगले 2.5 साल तक सियासत करेगी। मेरे साथ जो 4 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, इरशाद आरिफ साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। सर आपका बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब सियासी फ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब अगेन सीनियर एंकर पर्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। तारिक महमूद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब सर आपसे आगाज़ करता हूँ। ये ऑपोजिशन को तो देखे कोई ना कोई इशू चाहिए इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो वो भी किसी ना किसी इशू के इंतजार में रहते थे। तो ये तो ऑपोजिशन का एक मिजाज है पाकिस्तान में। ये जो इशू अब इनके हाथ लग गया है कि कई घंटों तक प्रिजाइडिंग अफसरान गायब, पोलिंग बैग्स गायब, इलेक्शन का नतीजा रुक गया, अब ये 2.5 साल इसके ऊपर कितनी सियासत करेंगे सर? जब सियासत तो खैर वो करेंगे, उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि उनके फायदे में अगर एक बात हो रही है तो उसको करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट और हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और इंतजामिया दोनों की नाकामी है। मालूम था कि ये इलाका जो है ये बहुत ही ज्यादा हथियार भी हैं, यहाँ ये क्रिमिनल्स का इलाका भी समझा जाता है, और यहाँ हमेशा इलेक्शन जो है इसी अंदाज के होते हैं, जनरल इलेक्शन में भी और सूबाई इलेक्शन में, क्योंकि मनशियात फरोशों का ये अड्डे यहाँ मौजूद हैं, हथियार जो हैं जत्थे यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारी कबाहतें यहाँ मौजूद हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको चाहिए था कि जब वो पोलिंग स्कीम बना रहा था तो उसमें सिक्योरिटी के मसाइल को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत थी। उसके बाद जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इंतजामिया, उसको सबसे ज़्यादा इल्म है कि यहाँ का मिजाज क्या है, किस तरीके से जो कैंडिडेट होते हैं, जो सियासी जमातें होती हैं, क्रिमिनल्स को इस्तेमाल करती हैं, हालात को ख़राब करती हैं और उसके नतीजे में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और पंजाब गवर्नमेंट को भी एहसास होना चाहिए था, लेकिन अब ये तीनों कटहरे में खड़े हुए हैं और अपोजिशन इस पर सियासत कर रही है। ये कह देना कि ये जो ठहरे गायब हुए या पोलिंग स्टाफ गायब हो गया, ये धुंध की वजह हुई या ये वजह हुई, वो देखें सारी चीज़ें पहले इल्म में होती हैं। जब ट्रेनिंग आप कर रहे होते हैं आपको इल्म होता है कि मौसम कैसा है, उसके हवाले से भी इंतजाम किए जाते हैं, बर वक्त फराहमी थैलों की और उनकी हिफाजत का इंतजाम भी किया जाता है, और मीडिया को आगाह किया जाता है कि जी सूरत हाल इस तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर लेट हो तो उसका मतलब हरगिज नहीं कि गड़बड़ की जा रही है, वो मौसमी हालात भी हो सकते हैं, दूर दराज इलाके हैं जहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, वहाँ से नतीजा आने में देर भी हो सकती है। जबकि ये मालूम है कि पीडीएम ने भी इसको नाक का मसला बना हुआ है और हुकूमत के लिए भी नाक का मसला है, क्योंकि पीडीएम ने अभी तक जो एक नैरेटिव दिया है वो ये है कि 18 के इलेक्शन धांधलीज़दा थे, जब भी फेयर इलेक्शन होंगे हम जीत जाएंगे। और इस सीट को वो जो मुस्लिम लीग की नून की अपनी सीट थी उसको भी उन्होंने इतना बड़ा इशू बना दिया, और पीटीआई ने उस हवाले से खुद भी उसकी मदद की कि यहाँ की हार जीत को पीडीएम के नैरेटिव की कामयाबी और नाकामी से ताबीर किया जा रहा था। आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन पर भी ये तो नहीं हो सकता कि इसकी वजह से सेनेट के नतायज मुख्तलिफ हो जाएं, लेकिन अपोजिशन को एक प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल सकता है, मिल रहा है और मिलेगा। तो इसलिए अगर मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए तो मैं तो समझता हूँ कि उसको इस्तेमाल करना अपने हक में पीडीएम का वो तो बनता है। अच्छा इरशाद साहब कदा कलामी की माजरत देखें, ना तो ये कोई सहराई इलाका था डस्का, ना ये गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाका जात की तरह को पहाड़ी इलाका था, ये मैदानी इलाका है। अगर धुंध की वजह से एक से दूसरी जगह पहुंचना नामुमकिन था तो टेलीफोनिक रब्ता तो हो सकता था, आप अपने आरओ को बता देते, डीआरओ को बता देते, लेकिन रब्ता ही नहीं हो पा रहा प्रिजाइडिंग अफसरान से।
मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें पहले सोची जाती है। मतलब मिसाल के तौर पर ये भी होता है कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मैं चूंकि जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ वहाँ ऐसे वाकयात, मैं राजनपुर और वहाँ के कबायली इलाकों से मेरा ताल्लुक है, मुझे मालूम है कि किस तरीके से जो स्टाफ होता है इलेक्शन का उसको इन्फ्लुएंस करके मर्जी के नतायज हासिल किए जाते हैं। मुझे ये मालूम है, मैं बाहर का आदमी हूँ, मुझे ये मालूम है कि किस तरह ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी थी। धुंध एक जायज वजह है और ये भी कोई शक नहीं है, जहाँ 4 लाख वोट होंगे और दूर दराज के देहात उसमें शामिल होंगे, वहाँ ताखीर हो सकती है। रात को 2, 2:30, 3 बजे सफर करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यह है कि इसका पहले से एक पेशगी बंदोबस्त होना चाहिए था कि किसी किस्म की इल्जाम तराशी ना हो सके, उस पर सियासत ना हो सके। अभी तक वो जो लोग हैं, 20-22 लोग हैं, उनके बयानात मंजर पर आ जाने चाहिए थे कि हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम किसी साजिश का ये बड़ी आम बात है कि भाई प्लान बी तो आपके पास होना चाहिए था ना, हर तरह के हवाले से, जो कि प्लान बी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। मरियम नवाज साहिबा ने वार्न किया है या इलेक्शन कमीशन को, हुकूमत को दिखाएं। राइट तारिक साहब, वही बात जो मैंने सवाल शाद साहब के सामने रखा, अब उनको मौका मिल गया है, अब वो इसको कैश करवाएंगे। 2.5 साल आरटीएस का मसला था, 2.5 साल प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब हो जाने का इशू होगा। तारिक साहब। जी अमीर अब्बास साहब, जो इरशाद आरिफ साहब ने जो रोशनी डाली और जो बताया कि इसके जिम्मेदार कौन कौन थे, एक इलेक्शन कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और फॉलोअप, उसमें ये बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन के अलावा बाकी जो लोग थे वो किसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आते हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एडमिनिस्ट्रेशन है ना, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी सतह के ऊपर हो। तो जिम्मेदारी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हुकूमत वक्त पर आयद हुई ना कि उसने क्यों प्लानिंग नहीं की। अब अगर प्लान बी था ही ये कि अगर इलेक्शन में वोट कम पड़ेंगे और हार रहे होंगे तो फिर इस तरीके से प्रिजाइडिंग अफसर को धुंध में अंधाधुंध इस्तेमाल कर लिया जाएगा, तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर ये प्लान बी ही था, जिसे हम कह रहे हैं कि प्लान बी होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल जो मेरी नज़र में है वो ये है कि 2021 के अंदर हम खड़े हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को धांधली ज़्यादा, धौंस ज़्यादा, खौफ की बुनियाद पे, लालच की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद के ऊपर, फेवरेटिज्म की बुनियाद के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद के ऊपर जो होने वाले इलेक्शन हैं वो सूट करते हैं। वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, ये सियासी जमातें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहती हैं। मैं बारहा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के पुराने शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिवाय वोट के हर काम जो है वो बंद है। वोट आप डाल सकते हैं पुराने शनाख्ती कार्ड के ऊपर। एक ऐसी जमात जो इंतखाबी इस्लाहात के नाम पे, जिसका एजेंडे में शामिल था कि हम इंतखाबी इस्लाहात करेंगे, जो ये कह रही थी कि 2014 में कि जनाब ये 4 हल्के खोलें क्योंकि मुल्क के अंदर इंतखाबात हुए हैं, वो 2.5 साल 3 साल के बाद उसी हथकंडों के जरिए, उसी रिवायती सियासत के जरिए, उसी तरीके से अगर इलेक्शन के प्रोसेस में जाती है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होते, तो फिर आप ये कहें कि ये पाकिस्तान की जहां एक तमाम सियासी जमातों का, रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर है, वहां हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा इंतखाबात भी इसी तरीके से होंगे। किसी इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। हर इंतखाबी अमल के बाद, हर मारिज़ वजूद में आने वाली असम्बली के बाद सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जामात लगाएंगी और हमारा मुस्तकबिल, जिसको हम कहते हैं कि जमहूरियत के अंदर मुज़मिर है, जमहूरियत के अंदर पिन्हा है, वो कभी भी जो है वो हम ठीक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। राइट राजा साहब, ये हम जमहूरियत को अब धुंध में से ढूंढना पड़ेगा हमें, जमहूरियत का देखें, सबको मालूम है। अहम बात उन्होंने जो तारिक साहब ने फरमाई कि सीखा क्या इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म्स। अगर 2.5 साल पहले भी ये खामियों से भरपूर निज़ाम था, 2.5 साल के बाद इसमें एक और खामी निकल आई, तो 2023 में तो पूरा इलेक्शन भी गायब हो सकता है। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। अगर आरटीएस ख़राब ना होता तो कुछ और हो जाता। देखें ना, जब तक नीयत नहीं है ना, एज अ कौम नीयत नहीं है, जितनी लाख इस्लाहात कर लें। इलेक्शन एक्ट आया था 2017 में,
इलेक्शन से मुतल्लिका 11 कवानीन को इकट्ठा करके हमें बताया गया कि फुल प्रूफ सिस्टम आ गया है। नीयत की मैं एग्जांपल दे दूं, जनरल कमर बाजवा की नीयत थी ना आईजी सिंध के अगवा का, कैसा तहकीकात भी हुई और उसका नतीजा भी एक्शन ले लिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आइन का एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 220 आर्टिकल अब इलेक्शन कमीशन को वही पावर देता है जो आर्टिकल 190 में सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। उसे कहते हैं हम इन असिस्टेंस, इन एड, इन असिस्टेंस, जो भी आप कह रहे हैं कि तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमतें, एग्जेक्टिव अथॉरिटी ताउन करने की पाबंद है, टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। अब कल जो कुछ हुआ, चीफ सेक्रेटरी 3 बजे लाइन पे आए, उसके बाद गायब हो गए। मैं नहीं कह रहा, मैं भाई किसी की बात नहीं करूंगा। जो इलेक्शन कमीशन एक आइन का इदारा है, जो उन्होंने लिखा है मैं सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा ही मेड हिमसेल्फ अनअवेलेबल। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्या चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ तामन करे आर्टिकल 220 के तहत? उसके बाद ऑल प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईजी को कॉल कर रहे हैं, कोई राब्ता नहीं हो रहा। अरे भाई, आईजी के ऑफिस कॉल चली जाए तो फौरन ऑपरेटर जो है वो बताता है, साहब को पता होता है किसकी चीफ कॉल आ इलेक्शन रही कमिश्नर है। की कॉल है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कॉल है, किसी ने असिस्ट नहीं किया। इट मीन कि दे कमिटेड ग्रेव वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और दे मस्ट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। ये क्या आप कहना चाह रहे हैं, कनाइवेंस थी या लापरवाही हुई है? नहीं, लापरवाही। मैं फिर कह रहा हूँ, डीसी का जो पीए है उसको आप कॉल करें, वो फौरन साहब के साथ कनेक्ट होता है। कमिश्नर का पीए फौरन साहब के साथ, साहब बात करना चाहे ना करना चाहे। देखिए ना, एक तो पहली बात, और इसीलिए अगर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज की लास्ट लाइन देखें ना, तो उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नाकामी इससे ज़ाहिर होती है। अगर डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, कमिश्नर इतने डिस्कनेक्ट हैं अपने ऑफिस के साथ, तो मुझे तो बड़ा ख़तरा पड़ रहा है कि सियालकोट तो बॉर्डर है, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, और इंडियन बॉर्डर है, तो ये सारे अनअवेलेबल हो गए, तो इनको तो पता ही नहीं होगा वहाँ क्या हो रहा है। यानी इनके हलके में इलेक्शन हो रहा था, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको ट्रेस, और दो इतनी राइवल पार्टीज का इलेक्शन था, और दिन में 2 लोग मारे गए। छोड़ दें, हालात पहले ही खराब थे। राइवल पार्टीज को छोड़ दें। मैं कह रहा हूं कि जो दूसरी अगली बात आप कर रहे हैं, 2 मर्डर हो गए और इतने सारे जख्मी हो गए, तो और अलर्ट होना चाहिए। डीपीओ, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को। अब मैं ये नहीं कहता कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्शन लें, जैसे जनरल बाजवा साहब ने एक्शन लिया आईजी सिंध के अगवा पे, इसी तरह इमरान खान एक्शन लें। अदरवाइज इनकी पूरी सूबाई हुकूमत इम्प्लीकेट हो रही है। मैं कोई और बात नहीं करूंगा, मैं इलेक्शन कमीशन के उस प्रेस रिलीज से हटना नहीं चाह रहा। और ये गैर मामूली प्रेस रिलीज है, गैर मामूली इसलिए गैर मामूली। देखे ना, एक सीट से क्या फ़र्क पड़ जाता, एक पीटीआई का नौजवान लड़का मारा गया, एक नून लीग का। आज तो नून लीग, पहले ये कह रहे थे कि दोनों हमारे, आज नून लीग का वो जो लड़का हलाक हुआ, शहीद हुआ, जान, उसका बाप रो रहा था खड़ा होकर, मैंने उसको खुद देखा है। यानी आपके एक इलेक्शन की वजह से, एक सीट की वजह से 2 घरों में, और नौजवान लड़के, और कुछ जख्मी भी तो, और जख्मी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, 2 नौजवान जिंदगियां चली गई। कम से कम ख्याल करना चाहिए, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया है कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं। मैं नहीं कह रहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि मैंने राब्ता करने की कोशिश की, ना आईजी आया, ना चीफ सेक्रेटरी। रात को आप सारा दिन क्या कर रहे थे भाई? आप रात को 3 बजे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उसके बाद यू मेड योर सेल्फ अनअवेलेबल। राइट। जनरल साहब, मरियम साहबा ने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने एक नसीहत की है, वो अक्सर नसीहतें आजकल कर रही हैं, तो वो क्या नसीहत है, दिखाएं। जनरल साहब, ये जब बार बार इस तरह की बातें कर रही हैं, मरियम साहबा भी, बिलावल भी, कि भाई आप लोग पीछे हट जाएं, आप ताउन ना करें, इनकी नाकामियों की वजह से आप भी बदनाम हो रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या ये फीलिंग पैदा करना चाहते हैं, एक प्रोवोकेशन वाली फीलिंग है? थैंक यू अमीर अब्बास। बात यह है, पहली बात तो यह है कि मैं मरियम की बात पे रिस्पॉन्ड अगर करना चाहूँ तो क्या ये नाखल्फ औलाद, इसको नवाज शरीफ से आग कराना भी खलाई मखलूक की जिम्मेदारी है, जिसने बाप की इज्जत छोड़ी, मीडिया पे झूठ बोला, अपनी जायदाद के बारे में झूठ बोला, फौज डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करके
और ख़ुद भी सज़ा याफ्ता और बाप भी सज़ा याफ्ता, तो इनको आग कराना हमारा काम नहीं है, ये उनका फैमिली इशू है, वो ख़ुद अपना मसला हल करें। दूसरी बात ये है, जो इंतखाबात में हुआ है ये भोंडी इंतखाबी रिवायत का ये एक्ट एक्सपेक्टेड था। पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी फेलिंग है, उनकी इनएफिशिएंसी है कि वो अपने पूरे सूबे में 2 सीटों पर इंतखाबात पुरअमन तरीके से नहीं करवा सके। बैलेट बॉक्स चोरी होना, फायरिंग होना, वहाँ पे तशद्दुद होना, आरओज़ को धमकाना, वोटर्स को धमकाना, ये हमारी इंतखाबी रिवायात हैं और इन्हीं का सद्देबाब करना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट होता है और ये जिम्मेदारी थी हुकूमत पंजाब की। अब ये मेरी नज़र में क्यों नहीं हुआ? जब प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर आने वाली शिकायत की वजह से, ये मेरी ज़ाती राय है, जब प्राइम मिनिस्टर साहब 150 के करीब उनका नोटिस लेंगे, कुछ को शो कॉज नोटिस मिलेंगे 40-50 को, कुछ को वार्निंग और एडमोनिशिंग होगी, कुछ को तंबीह की जाएगी, तो ये एक कलेक्टिव सिविल डिसोबीडियंस है सिविल ब्यूरोक्रेसी की। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की, ये उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर और फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद करते हुए उन्होंने ये एक्ट होने दिया है। इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी, डिप्टी कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर, वहाँ का डीपीओ, थानेदार, कहाँ थे ये सब लोग जब ये फायरिंग होती रही है और कितने बड़े इंतखाबात हो रहे थे, कितने ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे। मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान आर्मी को सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई और आज कोई थर्ड क्लास आदमी मेरे अदारे पे उंगली नहीं उठा सकता सॉरी कि उन्होंने ये करवाया। तो ये है हमारा वकार उन अदारों का जिनको किसी ने आज तक आकर, किसी हुक्मरान ने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं की, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, पुलिस हो या सिविल सर्विसेज हो। अगर इन पे मेरिट बेस्ड लोग लगाए जाएं जिनको, जो अदारे के आगे अकाउंटेबल हों और उनको एमपीएज और एमएनएज फुटबॉल बना के इस्तेमाल ना करें, अपने पॉलिटिकल ग्रीवेंसेज और निशान बनाने के लिए अपनी अपोजिशन को इस्तेमाल ना करें, तो शायद मुल्क में कोई बेहतरी देखने को आए। लेकिन अभी तक न ये हुकूमत इसमें कामयाब हुई है। और आरिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमारे तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उनका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उनको यही धौंस, धांधली, बरादरी और बदमाशी सूट करती है। जिसमें ताकत हो वो कर लेता है। मली साहब जैसा वीक कैंडिडेट जब आप फील्ड करेंगे तो फिर वहाँ यही होगा। उनके वालिद साहब के चौधरियों से ताल्लुकात थे, पार्टी में वो आ गए, उन्होंने मिलके उनको कैंडिडेटर दे दिया, लेकिन वो चूंकि न बदमाशी की सलाहियत रखते थे न ताकत। जनरल साहब वो इतने वीक कैंडिडेट तो नहीं थे, वो कर गुजरे। ये नायब डिस्ट्रिक्ट नाजिम रह चुके हैं 2001 से 2002 तक, फिर 2002 से लेके 2008 तक स्टेट मिनिस्टर थे ये डिफेंस के। भाई नायब जी वो और हालात थे, उन हालात को कंपेयर ना करें। बात यह है कि ये मेरी जाती समझ के मुताबिक ये एक वीक कैंडिडेट थे। बहरहाल इंतखाबात फेयर ना हो सकना, वीक कैंडिडेट थे तो हार जाते, सही है, बिल्कुल नामुमकिन तरीके से हार जाते और दूसरी पार्टी जीत जाती, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक सीट हारने से क्या इनकलाब आ जाता पंजाब में। लेकिन मैं समझता हूँ बुज़दार साहब की हुकूमत की फेलिंग है। इट इज वेरी पुअर परफॉर्मेंस और ब्यूरोक्रेसी ने डिलिबरेटली लेट डाउन किया है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट को, और इसका नोटिस लेना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन की ग्रीवेंसेस जो हैं उनको रिस्पॉन्ड करना हुकूमत की जिम्मेदारी। राइट। इरशाद साहब, आप इसके 2-3 हल हो सकते हैं। एक तो यह कि पूरा इलेक्शन नल एंड वाइड हो जाए NA 75 का और रीपोल हो। दूसरा ये हो सकता है कि जिन 20 या 22 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर इख्तलाफ है, जहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, उन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा सिलेक्शन हो जाए। और तीसरा यह है कि जैसे हमारे यहाँ इंतखाबी उज़रदारियाँ चलती रहती हैं और 5 साल गुजर जाते हैं और अगला इलेक्शन आ जाता है, तो ये 2.5 साल इसी तरह हुकूमत अपनी सियासत करती रहेगी, ऑपोजिशन अपनी सियासत करती रहेगी।
मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट जो है वो यही है कि ये री इलेक्शन हो। मरीम नवाज साहबा ने ये मुतालबा भी किया है, अपोजिशन ये कह रही है, तो अब इस इलेक्शन को किसी तरीके से ना तो कोई मानेगा, ना इससे हुकूमत अगर जीत जाए या हार जाए, दोनों सूरतों में हुकूमत की बदनामी होगी। इमरान खान साहब जनरल इलेक्शन के बारे में कह चुके थे कि ये सारे मुतालबा करें तो मैं दोबारा इलेक्शन कराने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये जाहिर बात है फैसला इमरान खान ने नहीं करना, चीफ इलेक्शन कमीशन ने करना है। 77 में एक दफा ये हुआ था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि जनाब वाला हमने दुकान सजाई थी और वो उस पर डाका पड़ गया और वो लूट ली गई। अब उसके बाद ये दूसरी दफा हुआ है कि खुद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि 20-22 पोलिंग स्टेशन के बैग भी गायब हो गए और पोलिंग स्टाफ भी गायब हो गया, पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो भी गायब हो गए। तो उसके बाद ये 20 हल्के जो हैं वो फैसला कौन हल्के हैं, जो नतायज पहले आए हैं बाकी हल्कों के जो तकरीबन 310 बनते हैं, 10 या 12 बनते हैं, उनके मुताबिक जो है फर्क रह जाता है 2,500-3,000 वोटों का। ये वोट फैसला कौन वोट हैं, इसी पर ही फैसला होना है। अगर इसमें जाहिर बात है हुकूमत जमात का कैंडिडेट जीता है तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपोजिशन उसको मान ले। लेकिन अगर अपोजिशन का आदमी भी जीत जाए तो फिर भी हुकूमत के अपने मुफाद में ये है और इलेक्शन कमीशन के मुफाद में री इलेक्शन करा दिया जाए पूरे हल्के का, और फौज को बुलाया जाए। एक बार फिर साबित किया है कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फौज की मौजूदगी के बगैर ना तो पुरअमन इलेक्शन करा सकती है ना फेयर इलेक्शन करा सकती है। राइट। देखें इस तरह के वाकयात जनरल इलेक्शन में भी इतने ज्यादा वाकयात नहीं हुए कि किसी एक हल्के के 22-23 पोलिंग स्टाफ जो है वो गायब हो जाए। गर्मियां थी सर, धुंध नहीं थी उसमें। एक सर ब्रेक, आपकी इजाजत से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। इमरान खान साहब नौशहरा के मामले पर खफा हैं, उनका पेशावर का दौरा भी, और वो पूछेंगे वहाँ पे कि भाई ये हुआ क्या है, हारे क्यों हैं हम ये सीट। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कल पेशावर का दौरा कर रहे हैं और PK 63 में नाकामी पर वो जो वजूहात हैं उनके बारे में उनको आगाह किया जाएगा पेशावर में, और सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी वो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को कल डील करेंगे। तारिक साहब, 8 ज़िमनी इलेक्शन हुए, 8 में से एक तो मशकूक हो गया NA 75, इसको एक तरफ रख दें, बाकी 7 ज़िमनी इलेक्शन, 7 में से सिर्फ एक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती, NA 45। बाकी 6 में तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी, यानी जहां तहरीक इंसाफ नहीं थी वहां उनके इत्तेहादी थी, जैसे GDA या बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इनको शिकस्त हुई है। 2 तो खालिसतन ऐसी सीटें जहां तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, वजीराबाद में और नौशहरा में, बल्कि अगर कराची का भी हल्का मलीर का शामिल कर लें तो वहां पर भी तहरीक इंसाफ को और सांगड़ में भी शिकस्त हुई। अमीर अब्बास साहब, एक तो 9 इंतखाबी हल्के बनते हैं, आज 9वां हो गया। हाँ जी, आज 9वां हो गया थरपारकर, और वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नंबर्स हैं, जो सूरत हाल है वो ये कि उसमें वो कामयाब हो गए। अरबाब गुलाम रहीम से सिलसिला शुरू हुआ था, आपको पता है, उमरकोट में जब वो इलेक्शन हारे थे। कराची में जो हल्का जहाँ उन्होंने 16,000 वोट लिए थे वो 4,000 वोटों पे आ गए। इंटीरियर सिंध के अंदर भी वो कोई 4-5 हज़ार वोटों के ऊपर आए, तो फ़र्क तो पड़ा है उनके वोट बैंक में। बाई इलेक्शन में टर्न आउट ज़रूर कम होता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट बढ़ गए। यहाँ मलीर के अंदर उनके वोटों में इजाफा हुआ है। तो ये अमूमी एक तासुर ये था हमेशा से पाकिस्तान की सियासत के अंदर कि ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हुकूमत वक्त के इंतखाबात होते हैं और हुकूमत उन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन जो जिस तरह आपने नौशहरा का जिक्र किया, वहाँ राजा साहब, नौशहरा में इलेक्शन हार जाना, जहाँ 7.5 साल से आपकी हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे परवेज़ खटक, चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल, अभी भी वहीं से वो MN है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फिर और कौन सा हल्का तरीके इंसाफ को दिया जाए जहाँ पे उसकी कामयाबी यकीनी होगी? मैं थोड़ी सी बात डस्का की भी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि डस्का जो है वो बहुत सारी चीज़ें अभी डिफ़ाइन करेगा। यानी जब ये कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन तामन नहीं कर रही, तो कम से कम ये हमें हुकूमत की तरफ से नहीं नज़र आया। मसलन आज भी 3-4 वफाकी वज़रा वहाँ पहुँचे, मामनी ने खसूसी वहाँ बैठे हैं,
मुशीर वहाँ बैठे हैं और वो मसलसल कह रहे हैं कि हम जीत गए। ये बात नहीं है कि वहाँ पर कोई जनरल गड़बड़ हुई है, नहीं, ना उम्मीदवारों की तरफ से। इन बाकायदा 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया है और उसकी फुटेज भी सामने आई है, और उठाने वाले अपोजिशन वाले नहीं थे। और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का तो बयान आ गया ना, उसने कहा कि मुझे कहा जा रहा था कि आप हमारे साथ चलें और मैं नहीं गया। एग्जैक्टली ना, तो लिहाजा उनको उठाया गया है। ये नॉर्मल वायलेंस नहीं था कि दो पार्टियां आईं, दो पार्टियां आपस में लड़ पड़ी और उसमें गड़बड़ हो गई। नो, इसमें बाकायदा तौर पर उनको पिक किया गया और फिर 88% वोट निकल रहा है। धुंध में मोरें तो लग सकती हैं, धुंध में फोन आपका मेरा तो चलता है, हम रोड पे जाते हैं और उनका नहीं चल रहा, गाड़ियां रुकती हैं, मोबाइल तो चल रहा होता है। प्लस जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, देखें 14,000 वोट इन पोलिंग स्टेशन में पड़े 20 में, उसमें से 11,500 लगा दिए गए पीटीआई के हक में और बाकी यानी सारा का सारा वोट उनके हक में चला गया। इसलिए इरशाद आरिफ साहब जो कह रहे हैं बात कि नतायज कोई नहीं मानेगा अभी इसका जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करता है, अगर हम उनकी प्रेस रिलीज़ को मान रहे हैं तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ साहिबा हों या मली साहब हों, उनको इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मानना चाहिए। हमें भी मानना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है बैठ के, और बड़ा बोल्ड हुआ है इलेक्शन कमीशन। खुद मरियम नवाज़ कह रही थी कि खुशगवार हैरत हुई है उनके। तो कल को अगर वो सारे हल्के में इलेक्शन नहीं करवाते, 20 में करवाते हैं इन्हीं पोलिंग स्टेशन पे, तो मानना चाहिए। अगर आज की बात उनकी, आपको नहीं लगता राजा साहब के चूंकि पहले हुकूमत के पीछे लठ लेके सारी ऑपोजिशन लगी हुई है, सुबह शाम इमरान खान साहब को निकालने के चक्कर में, इस एक इलेक्शन की वजह से इमरान खान 2.5 साल अगर अंगारों पर चलते रहें, तो बेहतर नहीं कि वो ऑपोजिशन से कहें कि भाई जिस तरह आप मुतमईन होते हैं आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? ऐसा हो नहीं रहा ना, ये तो आपकी राय है ना। देखें ना, मैंने अभी एग्जांपल दी कि 3 वफाकी वुज़रा, कोई और काम नहीं है इधर, वो पहुंच गए डस्का में, मामले खसूसी वहाँ मसलसल बैठे हुए हैं, और जो चीफ सेक्रेटरी साहब अनअवेलेबल थे, आईजी कॉल पे नहीं आ रहे थे, आपका क्या ख्याल है वो ब्रिज खेल रहे थे? भाई यही रिपोर्ट्स थी सारा दिन के, हार रहे हैं, और एक डस्का को एक टेस्ट केस बना दिया गया था। और उसको आप ये भी तो देखें ना कि सेनेट के इलेक्शन में बिल्कुल 50-50, 49-51 की हैसियत जा रही है, एक सीट मैटर कर रही है, और ये हर सूरत में जीतना चाह रहे थे ताकि हफीज शेख साहब के काम आए। लेकिन वो एक सीट तो उनकी NA-45 से बढ़ गई, ये तो थी PMLN की सीट ना, ये PML, लेकिन आपको अगर और आ रही है तो फायदा ही क्या फर्क पड़ता है? अब मैं आता हूँ नौशहरा पे, देखें थोड़ा सा ज्यादती हो रही है पीटीआई के साथ कि घर की सीट जीत गए। 2018 में अगर रिजल्ट देखें ना तो अख्तियार वली उस वक्त भी सेकंड पे तो थे, लेकिन बहुत नैरो मार्जिन था, बहुत नैरो मार्जिन था। और फिर इनको पीपल्स पार्टी का वोट पड़ गए, एनपी का तो अपना कैंडिडेट था, पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है इनके साथ, JUI की सपोर्ट भी मिल गई। तो ये कह देना कि पीटीआई घर में हारी, घर में घुस के हमने मार दिया उनको, भाई इलेक्शन है, कहीं आप जीत सकते हैं, कहीं दूसरे जीत सकते हैं। और ऑब्वियसली परवेज़ खटक वाला इतना बड़ा फैक्टर, मैं सिर्फ लियाकत खटक की बात नहीं कर रहा, मैं परवेज़ खटक साहब की बात, जिस तरह उसको मार्जिनलाइज रखा गया है उधर, मसलसल 2.5 साल में परवेज़ खटक जैसे सीजनड पॉलिटिशियन को आपने कभी नहीं कोर मुशावरत में बुलाया उनको। और उसको कनेक्ट करें उस दिन के बयान से, उन्होंने कहा था मैं ज़ीरो भी कर सकता हूँ, मैं हीरो भी कर सकता हूँ, वो के क्लैरिफिकेशन दे दी थी, मैं ज़रूर उसको कनेक्ट करता हूँ उस बयान से। जनरल साहब, अब फैसला तो इमरान खान साहब के पास भी है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने मंगल को इसके ऊपर अब इजलास बुला लिया NA-75 पे, और एक प्राइम मिनिस्टर, चूंकि उनकी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनके पास भी ये फैसला है कि वो खुले दिल का मुजाहरा करें और ये ऑफर करें कि आप जिस तरह मुतमिन होना चाहते हैं, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये एक सीट जो है वो जिसे कोयलों की दलाली में मुंह काला करवाना, ये एक सीट कहीं पूरे इमरान खान को 2.5 साल तंग ना करती रहे। अमीर अब्बास, बात यह है, देखें कि फैसला तो मैं समझता हूँ जब तक आप अदारों की तौकीर नहीं बढ़ाएंगे, अदारों की इज्जत नहीं बढ़ाएंगे, मुल्क प्रोग्रेस नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन मस्ट प्रिवेल, और जो हुकूमत वक्त है और अपोजिशन है ये पाबंद है इस बात की कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उसको एक्सेप्ट किया जाए।
तो लेट्स लीव इट टू द इलेक्शन कमीशन, वो इंक्वायरी कराएं, इन्वेस्टिगेट करें और इसके रिजल्ट के बारे में जो हतमी फैसला उनका है वो कबूल होना चाहिए। रहा इमरान खान का वॉलंटरी करना, यस वॉलंटरी डिसीजन, मुझे उम्मीद है कि वो इस कैरेक्टर का आदमी है, इस तरह का बोल्ड प्राइम मिनिस्टर है कि वो ये फैसला कर सकता है। अगरचे जुल्फकार अली भुट्टो 10 सीटों को रेजिस्ट करते करते जो वो दोबारा इलेक्शन में बआसानी जीत सकते थे, पूरे मुल्क को एक एजिटेशन की गिरफ्त में ले दिया और फौज को लोगों पर फायरिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया और जो हुआ वो हमने देखा। मेरे ख्याल में हमारी सियासी रिवायत इस तरह की है नहीं जहां मॉरल स्टैंड को सपोर्ट किया जाता हो या लीडर्स ने कोई मोरालिटी का मुजाहरा किया हो। अगर इमरान खान करेंगे तो मेरी नज़र में उनका कद और बढ़ जाएगा। इफ़ ही अनाउंसेस कि ये इलेक्शन नल एंड वाइड है, लेट्स कॉन्टेस्ट अगेन, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत दलेरी होगी। हारें या जीतें दैट इज इमैटेरियल। और अगर देखना है आईनी एतबार से तो जो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उसको उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और करना पड़ेगा। ये चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसको उन्हें तस्लीम करना पड़ेगा मॉरल हाई ग्राउंड को मेंटेन करते हुए। राइट 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, तो ये जो आज से माहौल पीडीएम ने बनाना शुरू कर दिया 26 मार्च के लिए, इससे तकवीत मिलेगी मजीद इनकी तहरीक को या कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा? ब्रेक के बाद इरशाद साहब से बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। इरशाद साहब, ऑपोजिशन का एक ही नुक्ता है और वो नुक्ता है किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए, और ये बड़ा बहुत कैंडिडली और गैर मुबहम किस्म का नुक्ता है, वो वाज़े हो चुका है इन 2.5 सालों में। अब उनको बार बार कोई ना कोई ऐसी चिंगारी चाहिए जो सुलगाती रहे उनकी तहरीक को। ये एक और चिंगारी उनको मिल गई है, तो 26 मार्च तक ये माहौल ज़्यादा गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? लेकिन जी एक सीट जो है उसके इलेक्शन की वजह से या उसमें धांधली की वजह से तो इतना बड़ा इशू नहीं खड़ा कर सकती पीडीएम। मेरे नुक्ता नज़र से जो अभी तक हालात हैं वो 26 मार्च को भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर तो वो गैर आईनी गैर जमहूरी रास्ता अख्तियार करेगी तो उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। अगर वो आईनी रास्ता अख्तियार करती है, एहतजाज करती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वो यहाँ से एक जुलूस बड़ा रैली भी लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाएं और वहां जाके 2-4 दिन बैठ भी जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बड़ी तब्दीली वाक़ई हो सकती है। जो पीडीएम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर पाई है अभी तक वो ये है कि एक फ़ज़ा उससे क्रिएट कर दी है हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये तासुर देने में कामयाब रही है कि ये हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। अगर नाकाम ना भी कहें तो कामयाब नहीं है। और दूसरा, कुछ शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं अवाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान के। पहले लोग ये समझते थे कि इनकी नीयत ठीक है, इनकी डिलीवरी का या परफॉर्मेंस का इशू है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं जी परफॉर्मेंस भी इनकी ख़राब है और इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, वरना 2.5 साल में ये बहुत कुछ कर सकते थे। तो इतना कुछ अचीव जो किया है ये इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता। देखें, अपोजिशन के पास अपोजिशन की साख जो है आज भी इमरान खान के मुकाबले में कम है, कमज़ोर है। इमरान खान के नैरेटिव आज भी मजबूत है। नंबर 1 उसका नैरेटिव ये है कि इस मुल्क में करप्शन हुई है, लोग समझते हैं करप्शन हुई है। दूसरा, वो कहता है कि ये 2 बड़ी जमातें जो बार बार इक़्तिदार में आई हैं इन मसाइल के जिम्मेदार हैं, लोग समझते हैं हाँ बिल्कुल यही जिम्मेदार हैं। और तीसरा सबसे बड़ा वो जो नैरेटिव कामयाब रहा है वो ये कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैंने किसी किस्म की करप्शन नहीं की। जबकि ये बात अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी कहें या इवन असफंद यारवरी और मौलाना भी कहें तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये तहरीक सिवाय अपना वजूद का एहसास दिलाने के, अपने आप को बरकरार रखने के पीडीएम को, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। और इस इलेक्शन का, ये एक ज़िमनी इलेक्शन का उसको फ़ायदा पहुंचे, मेरे नज़र से बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी होता भी नहीं है। 77 का वाहिद इलेक्शन था जिसकी बुनियाद पर तहरीक चली और हुकूमत खत्म हुई, और वो
कामयाब अपने यानी भुट्टो के खिलाफ वो कामयाब रही, लेकिन इक़्तिदार लेने के हवाले से या नए इलेक्शन कराने के हवाले से वो नाकाम हुई। और उसकी वजह ये थी कि जो ही इलेक्शन हुए थे उन्होंने PNA ने उसके नतायज को तस्लीम करने से इनकार किया और बिलासर भुट्टो ने भी तस्लीम कर लिया कि जी धांधली हुई है, मैं दोबारा इलेक्शन करा देता हूँ। तो वो एक अखलाकी कामयाबी भी थी, कानूनी कामयाबी थी। और ये बात मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता जॉन साहब से कि 10 सीट दूंगा 15 सीट दूंगा, वो बड़े पैमाने पर हर सीट पर धांधली हुई थी। भुट्टो साहब पागल हो गए थे 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए, और इतनी बड़ी धांधली थी कि जब 3 दिन के बाद सूबाई इलेक्शन हुए तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हम तालिब इल्म थे उस वक्त, हमने देखा, बल्कि मैंने पहला वोट जो है उसी इलेक्शन में दिया था, हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन जो वीरान पड़े थे। तो उसके बाद कभी भी धांधली की बुनियाद पर ना किसी अपोजिशन ने तहरीक चलाई है, ना कोई तहरीक कामयाब हुई है। और ये अपोजिशन जो है इसकी तो क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये इलेक्शन के हवाले से मैं डस्का के हवाले से बात करूंगा कि इलेक्शन कमीशन अगर 20 हल्कों के 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कराता है या पूरी सीट पे इलेक्शन कराता है, उसको अपोजिशन से रिटर्न जो है गारंटी लेनी चाहिए कि उसके नतायज को तस्लीम किया जाएगा। और यही ये कंडीशनल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ताकि ये पर एक नया पंडारा बॉक्स जो है फिर ना खोल दें। तारिक साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि क्या प्राइम मिनिस्टर वॉलंटियर सरेंडर कर सकते हैं, यानी वो रजा कराना तौर पर पेशकश करने ऑपोजिशन को कि भाई आप जिस तरह मुतमिन होते हैं हम उस ऑप्शन पर जाने को तैयार है, रीपोल करवाना है करवा लें, 20-22 पोलिंग स्टेशंस पर करवाना है करवा लें, लेकिन फिर आप मानेंगे उस नतीजे को? ये अगर ये इमरान खान 2018 से पहले वाले होते तो यकीनन ऐसा ही होता, मगर अब ये 2021 वाले इमरान खान है। ये मसला दूसरी बात, इमरान खान साहब को ये इख्तियार नहीं है कि वो कह दें कि जी रीपोल करा ले, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। इमरान खान साहब को सिर्फ ये इख्तियार है कि अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब करार देती है तो उनका जो उम्मीदवार है वो रिज़ाइन कर दे और कहे कि आए जी दोबारा खेलते हैं। तो ये तो हक है इस इमरान खान साहब की, इसमें विक्ट्री होगी। फिर एक और बात हुई थी, वो ये थी कि जी फ़ौज के बगैर इंतखाब नहीं हो सकते। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अल्लाह का शुक्र है कि इन इंतखाबात के ऊपर फ़ौज के ऊपर कोई हर्फ नहीं आ रहा। अब अगर पाकिस्तान की सियासी जमातें, इलेक्शन कमीशन, हुकूमत या कोई और इदारा फ़ौज की तरफ जाता है और उनको कहता है कि आइए जनाब आप इंतखाबात की निगरानी करें, तो उन्हें हाथ जोड़ने चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि भाई आप अपना गंद अपने तक रखें, हम पर ना लाएं। वो उनके पास ये मौका है कि वो इस गन से अपने आप को दूर रखें और दूर करें, और माजी के ऊपर जो चीज़ें उनके ऊपर उछलती रही है उसके हवाले से भी अपने आप को डिस्टेंस करें और कहें कि जनाब अल्लाह का वास्ता है आप अपने इदारे ठीक करें, इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाएं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, इंतखाबी इस्लाहात ऐसी करें कि इस किस्म के वाक़यात और ये चीज़ें ना हो। फौज को इस तमाम मामला से अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वो उससे अपने आप को अलग रखें। फिर एक और बात जो अमीर अब्बास साहब एक और ऐड कर दूं, जो PDM वाली बात आपने की थी, देखें PDM स्टेडियम में मौजूद है। इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे ना कुछ नहीं होगा। बाज़ औक़ात होता है कि टीम सेलेक्ट होती है 16 लोगों की, खेलने होते हैं 11 लोग, 2-3 प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की लॉटरी निकल जाती है जिन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होता, वो सिर्फ ऐसे घूमने फिरने के लिए गए होते। तो स्टेडियम में मौजूद है। पाकिस्तान की सियासत में कभी किसी को नहीं पता था कि नवाज शरीफ साहब जेल से निकलेंगे और सऊदी अरब चले जाएंगे, या ये भी 2 दफा चले जाएंगे, उनके प्लेटलेट्स कम होंगे और वो लंदन चले जाएंगे। ये भी नहीं किसी को पता था कि इमरान खान साहब खुदकुशी नहीं करेंगे, IMF में चले जाएंगे, और बहुत सारी चीजें। या ये भी नहीं पता था कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ बैठे होंगे, शेख रशीद साहब जिन्हें वो चपरासी नहीं रखना चाहते थे वो उनके वजीर दाखिला होंगे। तो पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। PDM की क्रेडिबिलिटी हो या ना हो, लॉटरी लगते हुए सियासत मुमकिनात का खेल है, कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, और यही होना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है उसका नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका नाम ही कंप्रोमाइज़ है। और फवाद चौधरी साहब बार बार यही बात कर रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को एक एक स्टेप पीछे जाना चाहिए। जब आप इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगे, हार्ड आप पोजीशन लेंगे, पीछे जाने को ये पसपाई क्यों समझते हैं कि पसपाई हो जाएगी? ये गलत है ना, यही तो कह रहा हूँ ना, यही तो गलत है, क्योंकि ये तब्दीली के नाम पे जब नॉन पॉलिटिकल कैरेक्टर्स को अंदर किया जाए जिनका कोई एक्सपीरियंस ना हो, डजंट मीन के पढ़े लिखे लोग ना आए, लेकिन कम अज़ कम पढ़े लिखे जो लोग आए फिर उनको पता होता है कि सियासत का खेल है क्या। एक बात। दूसरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि फ़ौज आए या ना आए। जनरल कियानी साहब ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था और उन्होंने कहा था 2007 के इलेक्शन में कि हमारा काम पोलिंग के अंदर नहीं है,
हमारा काम है सिक्योरिटी देना। तो वो बड़ा अच्छा फ़ैसला था। ना फ़ौज मुतनादा हुई थी, ना 2007 के इलेक्शन पे किसी ने कहा था कि फ़ौज ने ये किया या फ़ौज ने वो किया है। तो लिहाजा प्रेसिडेंट हमारे अपने माशरे में मौजूद हैं। जो भुट्टो वाली एग्जांपल्स आ रही हैं ना, मौलाना कौसर नियाज़ी ने अपनी किताब में लिखा और लाइन कट गई में, और प्रोफेसर गफूर दूसरी साइड थे, उन्होंने भी लिखा कि एग्रीमेंट हो गया था लेकिन फिर वो एग्रीमेंट और उसके बाद जो है वो मार्शल्ला जनरल ज़िया ने लगा दिया। तो पाकिस्तान की सियासत में बड़े अजीब अजीब उतार चढ़ाव रहे हैं। लिहाजा वो पता नहीं ये उतार पे जा रही है सियासत या चढ़ाव पे जा रही है, किधर जा रही है। मैं लास्ट टॉप पे जरा जनरल साहब से लूं। जस्ट एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें इलेक्शन कमीशन या तो करे मुशावरत सियासी जमातों से कि आप क्या चाहते हैं, वो मुशावरत हो नहीं रही, ठीक है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को अपना फैसला करना चाहिए। ये लिख के कोई नहीं देगा इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, जो आप कह रहे हैं लिख के कोई नहीं दिया करता। आप करवाएं, जो चाहता है वोटिंग में वो आए, आखिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। लास्ट कमेंट सर फरमा दें, ये जो तारिक साहब ने तजवीज़ दिया है कि फौज अपने आप को इन मामला से डिस्टेंस पे कर ले, ये इनका आपस में खेल है, एक दूसरे पे गंद उछालते रहेंगे, मड स्लेगिंग करेंगे, कम से कम फौज की सैंक्टिटी तो बार बार ना इसमें नंगेली जाए। अमीर अब्बास, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि फौज इस गंद में नहीं आएगी। अगर पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर 8 सीटों के इंतखाबात नहीं करवा सकता, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक बाइख्तियार है, अगर वो इलेक्शन नहीं करवा सकता, शफाफ इंतखाबात, अगर पुलिस और सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं वो मिलकर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर इनको इनके रहमो करम पे छोड़ दें। आर्मी न इसमें इन्वॉल्व होगी। मैं काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बुलाएंगे भी तो आर्मी इंतखाबात में नहीं आएगी। इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और अगर ये नाअहल हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने आप को बेबस महसूस करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करके इस सीट को छोड़ देना चाहिए। हुकूमत के पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को तस्लीम करे। वो एक बाइख्तियार अदारा है, उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल इसी पंचिंग लाइन पे ये बहुत जबरदस्त $1 मिलियन स्टेटमेंट है कि अगर आप काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ये पहला 8 ज़िमनी इलेक्शन करवाने का लिटमस टेस्ट था। ये 2023 का जनरल इलेक्शन किस तरह क्रेडिबिलिटी के साथ करवा पाएंगे, ये एक बड़ा आम सवाल है जिसके ऊपर आगे चल के बात होनी चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।